वेल ये नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 के लिए ये पर्टिकुलर वर्जन है चौथा जनरेशन इस गाड़ी का, और ये गाड़ी पिछले 19 साल से बेस्ट सेलिंग हैचबैक ही रह चुकी है भारतीय बाजार में। लेकिन इस वक्त इसका जो कंपटीशन है वो हैचबैक से तो है ही, लेकिन साथ साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी है। जी हाँ, जो ये गाड़ी है ZXi और ZXi प्लस वर्जन में खासतौर पे ऑटोमेटिक के साथ 9 लाख से ऊपर की बिकती है एक्स शोरूम, यानी कि ऑन रोड ये करीब करीब आपको 10 लाख की पड़ेगी। और इसमें आपको सब कुछ मिलता है, 6 एयर बैग्स बेस वर्जन से मिल जाते हैं, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल मिलता है इस वर्जन में ZXi प्लस में, और ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग और चारों तरफ से पावर विंडोज़ आपको मिलते हैं बेस वर्जन से ही। और इस सेम प्राइस पर आप अगर गाड़ी देखते हैं तो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का मिड या लोअर एंड वर्जन मिल सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको पूरी सामान के साथ, पूरे फीचर्स के साथ एक हैचबैक लेनी चाहिए, या फिर आपको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, भेड़ चाल फॉलो करना चाहिए और आपको लेनी चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। बड़े सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग से, क्योंकि जो नयापन है इस गाड़ी में वो इंजन में ही है। जो इंजन है इसका 1.2 3 सिलेंडर का हो गया, पहले 4 सिलेंडर आता था। 1.2 Z सीरीज इंजन है ये, K सीरीज को हटा दिया है, और ये इंजन अब आगे चल के नए मॉडल्स में, नई रेंज में आएगा मारुति सुजुकी गाड़ियों की। तो इस गाड़ी को हम चलाएंगे पहले और उसके बाद आपको इंटीरियर दिखाएंगे। बाहर से अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स की, तो वही पहले ऐसे लुक्स है। चेंजेस तो है लेकिन बहुत ही सटल चेंजेस है, जैसे कि ये जो S का लोगो है अब ये यहाँ से हट के ऊपर आ चुका है। साथ ही साथ जो इसका बॉनेट है वो पहले से ज़्यादा फ्लैट है, ज़्यादा स्लोपिंग नहीं है, और जो लैंप्स वगैरह है वो भी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि प्रोजेक्टर वगैरह इसके अंदर आते हैं, और L शेप जो पहले LED वाला था वही पहले की तरह ही, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया। लुक्स वगैरह तो आप देख चुके होंगे। थोड़ा म्यूजिक चलाते हैं, आपको गाड़ी के चारों तरफ दिखाते हैं, और उसके बाद गाड़ी को लेकर ड्राइव पर चलते हैं, और उसके बाद आपको इंटीरियर दिखाएंगे। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल टाइम ड्राइव इंग्लिश को भी आप देख सकते हैं, लिंक नीचे बॉक्स में है। तो मैं चला रहा हूँ अब मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ा जो चेंज है वो इंजन का ही है। 1.23 सिलेंडर अब आता है, पहले 4 सिलेंडर आता था K सीरीज़, इसका नाम है Z सीरीज़। Z सीरीज़ में नाम क्यों रखा? क्योंकि ये लोग कहते हैं Z लास्ट लेटर है, अल्टीमेट लेटर है अल्फ़ाबेट्स पे, तो ये भी इंजन अल्टीमेट है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज आउटराइट परफॉर्मेंस। अब अगर हम आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंजन में आपको मिलते हैं करीब करीब 7 bhp लेस, 81 bhp का इंजन है। पहले वाला 88 bhp का आता था, और इसमें आपको मिलता है 112 न्यूटन ऑफ टॉर्क, तो वो भी थोड़ा कम है पिछले वाले वर्जन से। लेकिन अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा, कोई मेजर आपको इशू नहीं लगेगा इन टर्म्स ऑफ द आउटराइट परफॉर्मेंस। हाँ, अगर आप हाईवे पर गाड़ी को लेकर निकलते हैं और हाईवे पर आप पूरे परिवार के साथ बैठे और थोड़ा लगेज वगैरह भी रखा है, तो आपको कभी कभी लगेगा कि हाँ काश 5-6 bhp में ज़्यादा होते ओवरटेकिंग वगैरह के लिए या पहाड़ी रास्ते में चलाते वक्त, तो आपको गियर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन गियर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप मैनुअल चूज़ करते हैं तो गियर बॉक्स बहुत ही अच्छा है, पहले की तरह ही बेहतरीन गियर बॉक्स है, स्मूथ है, एफिशिएंट है, थ्रोज बड़े शॉर्ट है, और क्लच एक्शन भी हल्का है। और अगर आप चूज़ करते हैं AMT तो आपको AMT में वही पुराना हेड नॉट ऐसे मिलेगा। जब गैस चलते हैं हल्का सा झटका लगता है, धीरे धीरे गैस चेंज होते हैं, तो वो आपको एक AMT के साथ मिलता ही है, तो आपको रहना पड़ेगा उसके साथ ही। AMT टेक्नोलॉजी हालांकि मारुति सुजुकी पिछले 10 सालों से बेच रही है, लेकिन एक लिमिट होती है इम्प्रूवमेंट्स की भी, तो इन लिमिट हम उसको रीच कर चुके हैं AMT टेक्नोलॉजी के साथ। इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना मुश्किल है AMT टेक के साथ, तो वो एक बात है। फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है, 25 की इकॉनमी देती है, और यहाँ पर सुबह से जब गाड़ी चला रहे हैं तो 20 की माइलेज हमें दिखा रही है लाइव, तो इतनी ज़रूर दे रही होगी ये। साथ ही साथ अगर बात करते हैं रिफाइनमेंट की, तो देखिए जी, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी ठंडी होती है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ जो 3 सिलेंडर का टिपिकल एक क्लैटर होता है वो आएगा इसके अंदर। लेकिन जब ये गर्म हो जाती है 2-3 मिनट के बाद, और जब इसको आप चलाते हैं तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिफाइनमेंट ज़्यादा गुड। हाँ, अगर आप इसको रैफ करते हैं 3.5-4 RPM के ऊपर लेके जाते हैं, जो आमतौर पे लोग लेके नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप ले जाते हैं उस लेवल पर, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ थोड़ा सा नॉइजी है कंपेयर टू 1.2 K सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन टर्म्स ऑफ प्योर रिफाइनमेंट, तो वो इस गाड़ी में मिसिंग है। अल्टीमेट रिफाइनमेंट के मामले में 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन ये 19 है और वो 20 था। लेकिन हाँ, अगर शहर में चलाते हैं 2.5-3 RPM तक रखते हैं आप गाड़ी को, तो ऐसा कोई मेजर इशू आपको नहीं आने वाला है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि चैसी बहुत बढ़िया है, स्टीयरिंग व्हील शार्प है इसका, और शार्प का मतलब ये है कि हल्के से इनपुट से भी ये गाड़ी डायरेक्शन एकदम चेंज कर देती है, तो उस लिहाज से अच्छा है। हल्का ज़रूर है लेकिन एक्यूरेट है और शार्प है। अगर आप पहली जनरेशन की स्विफ्ट रख चुके हैं और उसके बाद आपने दूसरी वाली भी रखी थी, तो उन
दोनों का जो स्टीयरिंग व्हील था वो बहुत ही बेहतरीन था। अल्टीमेट ड्राइवर्स कार जिसे कहते हैं, वो पहली जनरेशन तो डेफिनेटली थी और सेकंड वाली भी थोड़ी बहुत थी। उसके बाद जो थर्ड जेन आई उसका स्टीयरिंग बहुत हल्का हो गया और इस वाली का भी हल्का ही है, बट इट इज़ क्वाइट गुड स्टीयरिंग व्हील इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। हाँ, हल्का ज़रूर है, तो पहाड़ में जो गाड़ी ले आते हैं आप तो आपको लगेगा कि 5% थोड़ा और होता। टायर्स का ग्रिप लेवल ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी ठीक ठाक है और विजिबिलिटी भी ठीक है ओवरऑल, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़े शीशे मिल जाते हैं और सामने की विजिबिलिटी ठीक है। बीच का जो है यहाँ पे इंफोटेनमेंट यूनिट बाहर निकल रही है और ये शीशा लगा रखा है, इससे थोड़ा सा विजिबिलिटी में आपको लगेगा कि काश थोड़ी बेटर होती, बट इट इज़ decent and at par with other cars in this segment as well. Overall, I think I'm quite satisfied with the driving bits. हाँ, 4-5 बीच भी और होते तो मज़ा आता, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं बात को, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत ही आली शान है। Anyways guys, मैं दूंगा इस गाड़ी को अच्छा ड्राइविंग स्कोर 90 का 100 में से। इस गाड़ी के अंदर जैसे आप बैठेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी याद आएगी ब्रेजा की, क्योंकि डायल्स काफ़ी सिमिलर हैं। थोड़ी सी याद आएगी आपको बलेनो की, कि ये वाला पार्ट सिमिलर है, और ये देख के भी आपको याद आएगी बलेनो वगैरह की। तो कहने का मतलब कि मारुति सुजुकी ने एक जो डिज़ाइन है वो अपनी सारी गाड़ियों के साथ ही फैमिली ऑफ कार्स के हिसाब से ही रखा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है इंटीरियर्स के डिज़ाइन को। पहले जो हुडेड डायल्स आते थे मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते थे, अभी बड़ा फ्लैट डिज़ाइन है, लेकिन जो बीच में डिजिटल आता है डायल या फिर डिजिटल जो आता है वहाँ पे गेज, उसके अंदर बहुत सा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एवरेज फ्यूल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टॉर्क, और साथ ही ब्रेकिंग वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह कितनी इस टाइम पे गाड़ी आपको यूज़ कर रही है, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी। तो सारी चीज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बोर कहीं भी नहीं हो सकते इस गाड़ी के बीचों बीच बैठ के। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि बेस वर्जन भी काफ़ी वेल किटेड आता है। 4 पावर विंडोज़ आपको मिलती हैं बेस वर्जन में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है और 6 एयर बैग्स का ऑप्शन आपको बेस वर्जन से मिल जाता है। जी हाँ, बेस वर्जन में भी जो एलेक्सा है उसमें भी ये सब चीज़ आपको मिल जाती है। तो इवन द बेस इज़ क्वाइट वेल किटेड आउट, लेकिन अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आपको टॉप द लाइन ZXi लेना पड़ेगा। ZXi प्लस, इनफैक्ट ZXi में भी क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि आपको ZXi प्लस में मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं या इंफोटेनमेंट टेलीफोन वगैरह के लिए, और आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, USB Type-C, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, और ये बड़ा वाला टच स्क्रीन मिल जाता है ZXi और ZXi प्लस में, और साथ ही साथ 2 USB Type-C यहाँ मिलते हैं बीच में सीट्स के। प्लास्टिक मेरे हिसाब से पिछली गाड़ी की तरह ही है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं है। सेम ग्रे है, सेम ब्लैक है, और क्वालिटी भी लगभग बराबरी पर ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं प्लास्टिक क्वालिटी में, तो ठीक ठाक है। स्विफ्ट अपने प्राइस के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी में ठीक है, ऐसा नहीं है कोई प्लास्टिक बहुत बुरा है। यहाँ पे अगर हम सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट पहली वाली स्विफ्ट का, दूसरी वाली स्विफ्ट का और तीसरी स्विफ्ट का बहुत अच्छा था, और चौथी स्विफ्ट का भी सीट कंफर्ट 10 में से 10 है। अगर आप बात करते हैं ओवरऑल अंडर थाई सपोर्ट की तो बेहतरीन है। अगर आप बात करते हैं लोअर बैक के सपोर्ट की तो बहुत अच्छा है, और ये बोल्स्टर जो लगा रखे हैं 640 फील आपको आती है। अगर आप मोड़ों पे गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो ये सीट्स आपको पकड़ के जकड़ के रखती हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है लोगों के लिए स्पोर्टी ड्राइव का आनंद लेना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी प्लेसेस की, तो बड़े दरवाज़ों में डॉबिन्स हैं, और यहाँ पर भी प्लेसेस यहाँ पे आप सेल फोन वगैरह, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कप होल्डर है, लेकिन आप ये सब रख सकते हैं यहाँ पे, और बीच में भी ट्रे दे रखी है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो आर्मरेस्ट नहीं दे रखा है, तो अगर आपको आदत है एक बड़ी गाड़ी चलाने की या फिर एक सेगमेंट ऊपर गाड़ी चलाने की, तो आपको आर्मरेस्ट की आदत हो गई होगी। तो कभी कभी चलाते हैं आप ऐसे भूल जाएंगे और याद करेंगे कि मैं स्विफ्ट में हूँ और आर्मरेस्ट का ऑप्शन अभी मुझे नहीं मिलता है। एनीवेज, कुछ तो इनको छोड़ना था एक्सेसरी वालों के लिए भी, ताकि एक्सेसरी वाले भी कुछ पैसे कमा पाए। बाकी सब गाड़ी में ठीक ठाक है, फीचर्स के लिहाज से ठीक है, टच स्क्रीन चलाने में ठीक ठाक है, इंफोटेनमेंट यूनिट अच्छी है, म्यूजिक सिस्टम भी ठीक ठाक है। बहुत आलीशान तो नहीं है साउंड क्वालिटी, बट इट्स ओके। और ये जो टच स्क्रीन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है इनिशियल यूज़ के लिए, बहुत सारे इसमें तामझाम दे रखा है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आजकल लोग सीधे यहाँ पे प्लग करते हैं अपने USB को और चलाते हैं एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, जो इस गाड़ी में आपको मिलता है। एनीवेज, मैं दूंगा स्विफ्ट के इंटीरियर्स को और फ्रंट एंड को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 9 का 10 में से। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे की सीट्स में कितना स्पेस और कितना दम। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ पीछे की सीट्स में। अब स्विफ्ट की नी रूम जैसा आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, हेडरूम भी ठीक ठाक है। मेरी जो हाइट है वो है 5 फुट 10 इंच, और ये वाली सीट मैंने अपनी ही हाइट के ड्राइवर के लिए एडजस्ट कर रखी है, तो स्पेस के मामले में ऐसे कोई मेजर इशू नहीं आएगी। सीट भी थोड़ी उठा रखी है, तो वहाँ पे मैं अपने पैर वगैरह फैला सकता हूँ। यहाँ पे Type-C USB के 2 आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, और फाइनली मारुति सुजुकी ने यहाँ पे AC वेंट सब दे दिए हैं, तो इससे
आप यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी बहुत हवा आ जाती है तो आपके घुटने ज़रूर ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हवा यहीं तक आती है, मुंह तक नहीं आती है। बट इवन देन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आई थिंक मारुति इज डन अ गुड जॉब ऑफरिंग यू दिस। इस वाली साइड पे आपको पॉकेट नहीं मिलती है, ZXi प्लस में भी इस साइड पर एक छोटी सी पॉकेट मिल जाती है फाइल्स वगैरह के लिए। शीशे ठीक ठाक है साइज़ में, और यहाँ पे जो पहले एक वो काला सा एक पैनल होता था, क्योंकि बाहर इन्होंने हैंडल दे रखा था खोलने के लिए, वो पैनल अब मिसिंग है और उसकी जगह शीशा लगा दिया हमने क्वार्टर ग्लास, तो आपको थोड़ा सा खुलापन लगता है इस कैबिन के अंदर, क्योंकि लेकिन रेजिंग है वेस्ट लाइन, बाहर से जो वेस्ट लाइन है इसके ऊपर को जा रही है, तो शीशा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप पहले के मुकाबले आपको लगेगा कैबिन थोड़ा खुला है, बट इट इज़ स्टिल नॉट परफेक्ट। 6 एयरबैग्स का ऑप्शन तो आ चुका है, लेकिन बीच में अभी भी हेडरेस्ट नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पे 3 लोग बैठेंगे तो हेडरेस्ट इनको देना चाहिए था। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ गई है, और सारे के सारे पैसेंजर्स के लिए वार्निंग वगैरह आगे सीट बेल्ट आई है कि नहीं। फिर भी क्योंकि इंप्रूवमेंट्स करे इन्होंने, तो इनको देंगे एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 8 का 10 में से। अब देखते हैं बूट, और उसके बाद देते हैं आपको एक वर्डिक्ट। वेल, जैसे बात करते हैं बूट की डिक्की की, इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड द साइज़ बराबरी पर ये पिछली गाड़ी से कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। यहाँ पर लोडिंग सेल भी पहले की तरह ही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया है। 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग भी आप डाल सकते हैं इसमें। पार्सल ट्रे वगैरह आपको मिलती है, और ऑफ कोर्स ये क्योंकि छोटी गाड़ी है तो अपने हिसाब से बूट इसका ठीक ठाक है। मैं दूंगा बूट को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 8 का 10 में से, कंसीडरिंग द शेप एंड द साइज ऑफ दिस कार। वेल, तो मेरा क्या वर्डिक्ट है इस गाड़ी के साथ? वेल, इस गाड़ी के अंदर आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, इस गाड़ी के अंदर आपको एक पेपी इंजन मिल जाता है जो कि फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ इस गाड़ी का जो ओवरऑल प्राइस टैग है वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि फीचर्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बेस वर्जन से आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं जो कि आपको 90% शहर में चलानी है और 10% आपको हाईवे पे लेके जाना है, तो स्विफ्ट अभी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके कंट्रोल्स हल्के हैं, इसकी डायमेंशन छोटी है, और ये गाड़ी आराम से आप पार्किंग में डाल सकते हैं विदाउट एनी इशूज़। कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का भले ही ज़माना चल रहा हो, लेकिन स्विफ्ट का तोड़ अभी भी किसी के पास नहीं है। दिस इज जस्ट एनी अदर प्रीमियम हैचबैक, इट इज़ द मारुति सुजुकी स्विफ्ट, एंड अ स्विफ्ट रियली इज़ अ स्विफ्ट। इस गाड़ी को जब चलाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। भूल जाइए सारी गाड़ियों को, और अगर आप शेयर के लिए गाड़ी देखना चाहते हैं तो स्विफ्ट को ले लीजिए, चाहे बेस वर्जन ले चाहे टॉप एंड वर्जन ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइसिंग के हिसाब से विद ऑल द फीचर्स, सेफ्टी किट एंड द न्यू इंप्रूवमेंट्स, इट इज़ generally a good package. Bye for now, and thanks so much for watching this video.